यानंतर राज्यस्तरीय मूकनायक प्रकारचे पुरस्कार विजेते अशोकजी वानखडे सर यांना बाहेर कार्यक्रम आहे व त्यांना जायचे आहे, त्यामुळे त्यांना आपण सर्वप्रथम घेतो आहे माननीय अशोकजी वानखडे सर राज्यस्तरीय मूकनायक प्रकार विजेते यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपले इथं मनोगत व्यक्त करायचे आहे। आदरणीय मंच, साहू महाराज, आंबेडकर जी और उनके साथ असंख्य संघर्षशील जो लोग थे उनको नमन करके मैं मेरे उद्बोधन को सुरुवात करने का प्रयास करता हूं। मी मराठी बोलू शकतो, परंतु कार्यक्रम सोशल मीडियावर लाईव्ह आहे आणि बऱ्याचशा बाकी राज्यांमध्ये सुद्धा पाहायला जातो, इसलिए हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। और अकोला वालों की हिंदी नई नहीं है, तो मेरी आशा है कि मैं मेरे शब्द आप तक पहुंचाऊं। क्या कारण होगा कि 100 साल पहले आज से मूकनायक की स्थापना करनी पड़ी। याद कीजिए वो समय कि जब पिछड़ों, दलितों को, वंचितों के साथ सामाजिक समीकरण क्या थे, समाज की संरचना कैसी थी, और वहां इन तमाम लोगों की वेदनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को शब्द देने के लिए मूक नायक की स्थापना की। लोग कहते हैं कि दर्पण सबसे पहला अखबार था या पब्लिकेशन था, कलकत्ता में एक गैजेट पहला पब्लिकेशन था, लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा कई अखबार चालू किए गए थे, पब्लिकेशंस चालू किए गए थे, उसी की एक कड़ी थी। लेकिन एक सामाजिक क्रांति का द्योतक करके यदि कोई सामने आया होगा तो मूक नायक था। और ये मूक नायक की जब जरूरत पड़ी तब मूक नायक क्या करने जा रहा है, ये संत तुकोबा की जो रचनाएं थी उस रचना में से एक रचना अभंग, वो उनका जो स्तांजा था वो लिया था। वो ये कहता है, काय करू आता धरुनिया भीड़, निशंक हे तोंड वाजविले, नवे कोणी जगी मुकियाचा जाण, सार्थक लाजून नवे हित। क्या करेंगे, क्या करेंगे यदि हम ये सोचेंगे कि समाज क्या कहेगा? क्या करेंगे यदि हम ये सोचेंगे कि हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये मुंह बजा रहा है, यूं ही बकबक कर रहा है? क्या करेंगे कि जब मूक ये सम्मति मानी जाती है और चुप रहने का जो सिलसिला है यदि ये चलता रहा तो ये सजा का सिलसिला भी सालों साल चलता रहेगा। इसलिए बिना लज्जा पाले निर्लज्ज होकर, देखिए निर्लज्ज होकर हमें अपनी व्यथा बतानी होगी, निर्लज्ज होकर हमें अपनी आकांक्षाएं बतानी होगी, निर्लज्ज होकर ये बताना होगा कि आप लज्जित हो जाइए, हम भी इस समाज का एक हिस्सा है जिसे आप लगातार दुय्यम दर्जे की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं। ये उस समय की बात मैं कर रहा हूं जब ये अखबार मतलब एक पाक्षिक था, महीने में 2 बार, पहला शनिवार या तीसरा शनिवार और पहला शनिवार को ये पब्लिश होता था। 1.5 आने इसकी कीमत थी। और ये सौभाग्य है कि इस बाबा साहब की एक सामाजिक क्रांति के सेनानी इसी जिले के भूमिपुत्र थे जिनको आज मैं नमन करता हूं। जब मैं उनकी जीवनी पढ़ता हूं, भटकर साहब की, पांडुरंग भटकर जी की, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी जिंदगी जी होगी, कैसी संस्कृत की पढ़ाई उस आदमी ने की होगी दलित होते हुए भी, और वो भी
ब्राह्मणवादी पुणे में जाके, ये अपने आप में एक संघर्ष है। आजकल के बच्चे तो यूं ही पिताजी एडमिशन के पैसे दे देते और एडमिशन ले लेते हैं। उस जमाने में अकोला का कॉलेज भी बना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अटैच था। इस देश में यूनिवर्सिटियां नहीं हुआ करती थी। उस समय लगातार पढ़ के ज्ञान अर्जित करके पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, इन तमाम भाषाओं को आत्मसात करके वो कई प्रोफेसर रह सकते थे, वो कई पीएचडी ले सकते थे, कई प्रिंसिपल बन सकते थे, सरकार में नौकरी कर सकते थे, आराम से रह सकते थे वो। लेकिन उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर का हाथ पकड़ा। हालांकि वो 1 साल बड़े थे बाबा साहब से, लेकिन साथ में रहना, दोस्ती, पारिवारिक संबंध, और उस संबंधों से मूक नायक का जन्म। ये तो कहानी हो गई। आज यहां प्रास्ताविकता में ये बोला गया कि मूक नायक का हम उत्सव मना रहे हैं। समय आ गया है कि मूक नायक का उत्सव नहीं, अब मूक नायक को एक क्रांति का स्वरूप देके आपको फिर से रास्ते पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि जो उस समय 100 साल पहले जो समाज की संरचना थी, आज शायद हमारा देश फिर उसी के तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। कि यदि एक दलित उस राज्य में जहां 35 साल से बीजेपी का राज्य है, राम राज्य कहलाता है, और 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, उस गुजरात में यदि एक दलित गॉगल पहनता है तो उसकी पिटाई होती है। उत्तर प्रदेश में जहां रामलला की स्थापना की और राम राज्य होने की बात करते हैं, वहां एक दलित लड़की नदी में नहाने जाती है तो सवर्ण उसको पीटते हैं कि तूने नदी को गंदा किया। क्या राम राज्य की स्थापना करेंगे? क्या हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं? आज शर्म आती है हमें। आज शर्म आती होगी उन तमाम नायकों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने परिवार बर्बाद किए। आज उन्हें शर्म आती होगी कि किस पीढ़ी के लिए हमने ये किया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी निर्लज्ज और नालायक पीढ़ी भी इस समाज में तब तक रहेगी जब तक 100 साल हो चुके होंगे। आज 75वां साल है। हम कहते हैं कि ये अमृत महोत्सव है। प्रधानमंत्री बार बार अमृत महोत्सव करते हैं। इस अमृत महोत्सव में समाज में यदि विष ढालने का काम आप कर रहे हैं तो अमृत महोत्सव का नाम लेने की आपकी नैतिकता ही नहीं आपके पास। लेकिन फिर वही होता है जो सालों साल होते आ रहा है, फिर हम वही चुप हो जाते हैं और अपनी नियति समझ के इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? आजादी के 75 साल बाद यूपी, बिहार में, यदि राजस्थान, मध्य प्रदेश में यदि दलित अपनी बारात घोड़े पे निकालना चाहता है तो उसको पुलिस से संरक्षण लेना पड़ता है। तो ये किस समाज की तरफ हम जा रहे हैं? सबका साथ सबका विकास है। किसका विकास है? अडानी अंबानी का साथ और उसी का विकास है। तो क्या समाज में ये वंचित लोग नहीं हैं? क्या समाज में दलित, अति दलित नहीं है? जातिगत जनगणना के लिए घोर विरोध करने वाले ये लोग आज जातीयगत जनगणना जिसने की उसको गोद में लेके बैठे हैं, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता का मक्खन खाना चाहते हैं। जब नेता सत्ता का मक्खन खाने के लिए कौड़ी मोल बिकने को तैयार है तो फिर इस देश में एक फिर क्रांति की जरूरत है। इस देश में किसी ने कहा था, कंगना राणावत जी ने, कि 2014 से देश आजाद हुआ। 2014 से गुलामी का एक नया पर्व इस देश में शुरू हुआ और आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तो 2024 के चुनाव में आपको सबको ये विचार साथ में लेके जाना होगा। मात्र बाबा साहब की जय बोलने से काम नहीं होगा। मात्र आप साहू महाराज का नाम लेके, गौतम बुद्ध का नाम लेके जय भीम बोलने से काम नहीं होगा। जो जय भीम बोलता है उसको इस भीम का अर्थ समझाने की जरूरत है, क्योंकि उधर जय श्री राम के नारे लगाने वाले राम को समझ ही नहीं पाए। जो राम शबरी के झूठे बेर खाता हो, जो राम केवट को अपना दोस्त कहलाता हो, वो राम भगवान है। नहीं तो राम तो एक राजकुमार और राजपुत्र थे। वाल्मीकि के रामायण में तो राम सामान्य इंसान की कहानी है। राम को यदि देवत्व दिया है तो राम के वनवास ने दिया है। राम को देवत्व दिया है तो शबरी के साथ ने दिया है। राम को यदि देवत्व दिया है तो फिर उस वानरों की सेना ने दिया है। आज वो लोग राम का जय घोष करते हैं, उन्हें राम समझ ही नहीं आ रहा है। रोज राम का अपमान करते हैं।
और यदि यहाँ जय भीम बोलते हैं तो मैं ये कहने में मुझे हिचक नहीं होगी कि क्या हम फिर उस भीम का भी अपमान करते हैं? क्या उस भीम ने हमको यही सुझाया था कि बस जय भीम बोलो, कुकड़े भी चलो, और चुनाव के टाइम पे दारू लेके और कोई पैसा दे तो वोट डालो? कहीं ना कहीं उस महान इंसान के संघर्ष को याद रखो, जो इस विश्व का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री था। बहुत कम लोग जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की घटना लिखी, बहुत बड़े वकील थे, विधि शास्त्र विधि। बाबा साहब आज भी विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री है, और आज भी अलग अलग देश जब मंदी के गर्त में उतरते हैं तो यही बाबा साहब की किताब है जो पढ़ के अपनी नीतियां बदलते हैं। और आज भी उन किताबों को लिखे हुए करीब करीब 100 साल हो गए होंगे, लेकिन आज भी वो किताबें सार्थक है, क्योंकि बाबा साहब का विजन आने वाले 500 सालों का था। आज हमें पत्रकारिता के लिए पुरस्कार दिया। मैं पुरस्कार जनरली लेने जाता नहीं हूं। मेरा काम यह है कि यदि मैं अपने आप को गौरवान्वित कहता हूं। आज मुझे उस बात की, वो बात जो 1 मिलियन लोग मेरे कार्यक्रम देखते होंगे, लाखों करोड़ों लोग सुनने आते होंगे या यूट्यूब और सोशल मीडिया पे सुनते होंगे, वो मेरे लिए आज निरर्थक साबित होता है जब ये मुझे पुरस्कार मिलता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कम से कम मैंने उस मूक नायक की एक छोटी सेवा करने का प्रयास अभी भी कर रहा हूं। और पत्रकारिता का घुंघरू बांध के मुजरा कर रहे हो, पैसे के लालच में बिक रहे हो, हमारे अखबारों के मालिक अकूट संपत्ति इकट्ठा करने के बाद ईडी और सीबीआई के डर से सत्ता पक्ष, हम मूक नायक को क्या जवाब दें? ऐसे में हम बाबा साहेब आंबेडकर को क्या जवाब दें? ये तमाम बातें जो है ये आपको कहीं ना कहीं झंझोड़ देती है। हम पैदा होते हैं, पैसे कमाते हैं, मर जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियां करती हैं। क्या जीवन यही है? क्या जिस समाज में हमने जन्म लिया उस समाज को कुछ देने का हमें कोई जिम्मेदारी नहीं? और समाज को हम क्या दे सकते हैं? ये जरूरी नहीं कि हर आदमी पत्रकार बने या पत्रकार ही समाज को दे सकता है। हर इंसान, साइकिल रेडी पे काम करने वाला, साइकिल रिक्शा चलाने वाला भी समाज को दे सकता है। लेकिन उसका एक ही बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया वो इतना बड़ा अधिकार है, उसके सामने विश्व के दिए हुए सारे वरदान, भगवानों के वरदान सब सामान्य हो जाते हैं जब धीरूभाई अंबानी और उसका ड्राइवर और उसके घर में काम करने वाला नौकर लाइन में लग के वोट देता है और तीनों का वोट एक होता है। एक वोट से ज्यादा अंबानी है इसलिए 10 वोट उसको नहीं, वो भी एक वोट देता है, एक भिखारी भी एक वोट देता है, आप और हम सब एक वोट देते हैं। लेकिन उस वोट देते समय हमें ये ध्यान रखना होगा, मतदान करते समय हमें ध्यान देखना होगा कि हमें बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की रक्षा करने वाले लोग चाहिए, उन्हें रोज रौंदने वाले पैरों के नीचे लोग नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब आंबेडकर के प्रति अच्छे उद्गार करके हमें मूर्ख बनाने वाले लोग नहीं चाहिए। मत लगाइए फोटो बाबा साहब आंबेडकर की, मत लीजिए बाबा साहब आंबेडकर का नाम, क्योंकि इन लोगों के नाम लेने से और फोटो लगाने से बाबा साहब आंबेडकर जिंदा नहीं रहेंगे, भटकर साहब जिंदा नहीं रहेंगे। वो रहेंगे तो उनके विचारों के क्रियान्वयन से। हमें अपने आप में उतारना होगा, कहीं ना कहीं जवाबदेही होगी। मैं बार बार कहता हूं, आने वाले समय में यदि हम अभी भी नहीं सुधरे और 2024 में वही गलतियां करते आ रहे हैं जो 2014 से करते आ रहे हैं, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, देख लीजिए, आपके बच्चे श्राद्ध के दिन आपका श्राद्ध नहीं करेंगे, आपके फोटो को जूते का हार पहना के जूते से मारेंगे, कहेंगे कैसी सरकारें तुमने दी हमें जो आज हम कर्जे के डूब में हैं। आज भारत पे 200 लाख से ज्यादा कर्जा है। जब सरकार में आए थे तो मात्र 54 लाख करोड़ था। नरेंद्र मोदी ने 2023 में जो कर्जा लिया वो 50 साल का कर्जा है। दोस्तों 2073 में जो सरकार आएगी वो कर्जा देगी। 2073 में सरकार आएगी, उसका प्रधानमंत्री सर पे हाथ रख के बैठेगा, ये किसका पाप है मैं आज धो रहा हूं। और यदि ये पाप हो रहा है तो इस पाप में भागीदार आप भी हैं, भागीदार हम भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो सत्ता में आते हैं, हम उस पाप के भागीदार हैं कि उन्हें सत्ता में लाते हैं।
मैं कोई भाजपा विरोधी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई किसी विशेष पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूं। सभी राजनीतिक दलों में थोड़ा बहुत होता है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, संविधान को सस्पेंड कर रखा था, लेकिन कम से कम उसके बाद चुनाव लेने की उसकी औकात तो थी। और जो कुछ किया सामने डंके की चोट पे किया। लेकिन प्रजातंत्र का मुखौटा लगा के यदि आप तानाशाही की सरकार चला रहे हैं, प्रजातंत्र का मुखौटा लगा के यदि आप यहाँ पे अघोषित आपातकाल लगा रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा घातक है। और इसका बेहतरीन उदाहरण चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव है। क्या कभी आपने सुना कि जिस गठबंधन के पास 20 वोट हो, वो 16 वोट वाले गठबंधन से चुनाव हार जाता है? ये नरेंद्र मोदी के समय में हो सकता है। क्यों? कि बाकी जो सत्ता में आने वाले थे, उनके 8 मत आपने बाद किए, रद्द किए। और रद्द क्यों किए, यह बताने की जहमत भी नहीं समझी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सर्वोच्च न्यायालय कोई यदि आपको देता है व्यवस्था, तो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कानून पारित करके आप सर्वोच्च न्यायालय का भी अवमानना करते हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सत्ता के प्रति आपकी लालसा नहीं बता रहे हैं। आप हमारे जननायक भीमराव अंबेडकर की अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। वो तो महानायक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा बेहतरीन संविधान इस देश को देके गए हैं कि ऐसे कई आएंगे और कई जाएंगे। यदि संविधान के दायरे में रख के हमने भी काम किया, तो ऐसे तानाशाह आते रहते और जाते रहते। विश्व में तानाशाहों का इतिहास कोई अच्छा नहीं है, और ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? यदि अब की बार 400 पार ये विश्वास है आपको, मैं सारे भाजपाइयों को कहता हूं, यदि आपको विश्वास है आपके काम पे कि आप विकास का बिगुल बजाते हैं, आपको विश्वास है आपके काम पे, आपको विश्वास है कि जनता आपको प्यार करती है, आपको विश्वास है कि रामलला का आशीर्वाद आपके पास है, तो फिर चुनाव आयोग आपको क्यों चाहिए अपना? जिन कंपनियों में ये मशीनें बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, ईवीएम हमारी, उस कंपनी में बीजेपी के लोग डायरेक्टर क्यों बनाए गए हैं? क्या जरूरत है? भ्रष्ट अजित पवार को गोद में बिठाने की क्या जरूरत है? नारायण राणे जिसके खिलाफ डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट दिए थे, उसको साथ में लाने की क्या जरूरत है? 800 करोड़ का घोटाला देने वाला छगन भुजबल तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके भ्रष्टाचार को लेके आसाम में 1 महीने तक सत्र चलने नहीं दिया बीजेपी ने, आज वो आपका मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? तमाम जनता दल यूनाइटेड के लोगों पे ईडी की रेड हो गई, उन्हीं के साथ आप सरकार में हो बिहार में। ये क्यों? भ्रष्टाचार की लड़ाई है तो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़िए। लड़ाई भ्रष्टाचार की होती है और भ्रष्टों के खिलाफ दरवाजे खोले जाते हैं भ्रष्टों के। मुझे किसी ने कहा था, आनंद भाई, कि जब अमित शाह जी ने कहा पूना में अजीत दादा को कि अजीत दादा आप बहुत लेट हो गए, पहले आना था, तो किसी ने कहा कि अशोक जी इसके मायने क्या है? मतलब मायने बड़े सिंपल है। मधेपुरा बैंक जहां डायरेक्टर थे अमित शाह, उनका घोटाला 1600 करोड़ का था, अजित पवार का घोटाला 70,000 करोड़ का था। तो अमित शाह जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि 70,000 का घोटाला करते कैसे हैं। तो मैंने बोला ये सीखने के लिए ये फैकल्टी बुलाई है। जैसे हम दूसरे कॉलेज से अच्छे लेक्चरर बुलाते हैं, वैसे दूसरे पार्टी से भ्रष्ट लोग बुला के ये बोलते हैं कि हमको बताओ पैसा कैसा कमाना है। आज पूछे कोई देवेंद्र फडणवीस को कि देवेंद्र फडणवीस कब झूठ बोल रहे थे? चक्की पिसिंग के समय झूठ बोल रहे थे कि अब दादा पाक साफ है, तब बोल रहे थे। यदि चक्की पिसिंग के समय झूठ बोल रहे थे, तो क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि आप अपने विरोधी नेता को भ्रष्टाचार के यूं ही आरोप लगाएं जब थे ही नहीं, और तब सच बोल रहे थे? तो फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हो कि दादा पाक साफ है? सीधे सवाल। एक तो कोई झूठ बोला है एक जगह, लेकिन दोनों अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब भी कोई बात पूछो तो रामलला की बात होती है, रामलला विराजमान होंगे। रामलला, रामायण हमने भी पढ़ी है, सनातनी हिंदू हूं, गर्व है हिंदू होने पे, लेकिन इनका हिंदुत्व मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा राम शबरी के पास रहता है। मेरा राम राम राज्य में आता है,
जहां लंकापति रावण का राज्य है वहां राम आक्रमण करने जाता है। यदि राम अयोध्या में गए होंगे तो अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा करके दरबार सजाने नहीं गए। मैं यकीनन बोलता हूं लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे राम उत्तर प्रदेश में आक्रमण करने गए, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में दलित की लड़की नदी में नहा नहीं सकती वहां मेरे राम हो ही नहीं सकती। ये तमाम बातें, पत्रकारिता बहुत निचले स्तर पे गई है, मैं जानता हूं, क्या करें। लेकिन जो लोग पैसों के लिए बिक रहे हैं, बिक गए हैं, उनका रोना कब तक रोएंगे? 50 खोके एकदम ओके कब तक बोलेंगे? भूल जाइए, बिकने वाला माल बिक गया। अब कलदार ढूंढिएगा। जब वो 30 सेकंड का टाइम मिलता है बटन दबाने का, तब अपना विवेक पे ध्यान रखिए। किसी भी राजनीतिक दल का हो, कम से कम एक खुददार नेता चुनिए जो बिकेगा नहीं। बिकने वाले यदि चुनोगे तो आपका भी अपमान है। क्या आप भी बिक गए ये मैं मानूं? क्या इस महाराष्ट्र का मतदाता बिक गया? क्या इस देश का मतदाता बिक गया? और इस देश का मतदाता बिका नहीं है तो उसे 2024 में बताना होगा। रामलला आए हैं, अरे रामलला गए कहां थे? मेरे राम तो सदियों से थे, त्रेता युग से कलयुग तक राम ही राम हैं। ये कौन है तो होते हैं राम को लाने वाले? इतनी औकात होगी जो खुद आने के 2024 में जिसके लाले पड़े हो वो राम को लाने की बात करता है। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात नहीं है। तो ये कुछ भी कहे, लग जगह जगह मैं देख रहा था अकोला में राम जन्मभूमि के बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। हर जगह नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात होती है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है, मैं मानता हूं। मैं कतई नहीं मानता हूं नरेंद्र मोदी की गारंटी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की गारंटी है पीड़ितों का और पीड़न होगा। नरेंद्र मोदी की गारंटी और महंगाई होगी। नरेंद्र मोदी की गारंटी और बेरोजगारी होगी। नरेंद्र मोदी की गारंटी रुपया और गिरेगा। नरेंद्र मोदी की गारंटी और कर्जा होगा। नरेंद्र मोदी की गारंटी अडानी अंबानी और अब्जोपति और अरबोपति होंगे। ये गारंटी है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी को यदि गारंटी बेरोजगारी खत्म करने की थी, नरेंद्र मोदी की गारंटी यदि महंगाई खत्म करने की थी, नरेंद्र मोदी की गारंटी यदि इस समाज में बढ़ता हुआ व्यभिचार और भ्रष्टाचार को खत्म करनी थी, तो फिर नरेंद्र मोदी को खुद की गारंटी हो जाती है। आज नरेंद्र मोदी को खुद की ही गारंटी नहीं है कि कल क्या होगा। इसके चलते बार बार गारंटी की बात कर रहे हैं। तो एक पत्रकार हूं, कोई भी फोरम मैं प्रयास करता हूं, ये संवाद का क्षेत्र है, हम संवाद में काम करते हैं। मेरे भाई छोटे वो भी बैठे हैं अकोला जिले में। मैं तो हमेशा कहता हूं कि पत्रकारिता थोड़ी बहुत जिंदा है तो ग्रामीण लेवल पे जिंदा है। दिल्ली विल्ली में तो हमारे यहाँ बड़े बड़े मुजरे चलते हैं, कई जगह मुजरे करते हैं। जो लोग मुजरे नहीं करते वो चौराहे पे मेरे जैसे घुंघरू बांध के नाचते हैं, ताकि कम से कम ये पता पड़े कि अंदर क्या हो रहा है। तो इस ग्रामीण पत्रकारिता को आप जिंदा रखिएगा। आपने बुलाया, सम्मान किया, ये मेरा सम्मान नहीं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आज लेके जा रहा हूँ। और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे पता नहीं कि मैं इसको निभा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिस महामहिम, जिस इतने बड़े हमारे हीरो, जो उन्हें क्या कहें, वो हमारे पितृपुरुष है या भीष्म पितामह है पत्रकारिता के, यदि आज उनके नाम से अवार्ड लेके जा रहा हूं तो मैं आपको इस बात की द्योतक देता हूं कि मैं प्रयास करूंगा कि उनके नाखून के बराबर मैं कुछ कर पाऊं। मेरा संघर्ष इतना है ही नहीं, मैं इतना संघर्ष कर ही नहीं सकता। जो आदमी फ्लाइट से आता और फ्लाइट से जाता हो संघर्ष की बात करे तो हास्यास्पद है। और ये सारी बातें मैंने मोदी के लिए छोड़ दी है बोलने को, इसलिए मैं सच्चाई बोलूंगा। संघर्ष मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं समाज को कुछ देने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि ये लोग कौन थे? ये जो महानायक है जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस मिट्टी के वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। अनंता जी आपके लिए, ये उस मिट्टी के वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर इन्होंने मृत्यु से जीवन सींचा है। ये पत्थर की लिखी इबारत है।
ये पत्थर की लिखी इबारत है, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला ये नाम नहीं, तुम कब तक इसको रोकोगे। इसलिए मैं आज इस जयंती के लिए पुरस्कार ही साथ में नहीं लेके जा रहा हूं, मैं उनके आशीर्वाद साथ में लेके जा रहा हूं, मैं एक मिशन साथ में लेके जा रहा हूं। यदि ये पुरस्कार मेरे सर पे है तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा कि वो जहां भी बैठे हो वो लज्जित ना हो कि कैसे मूर्ख को ये पुरस्कार दिया गया था कि वो भी सरकार के दरबार में मुजरा करता है। तकलीफ होती है सरकार के खिलाफ बोलने में, लेकिन ताकत आती है। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने हमसे भी ज़्यादा विपरीत स्थिति में ये ताकत जुटाई थी। भटकर जी ने हमारे से भी ज़्यादा विपरीत स्थिति में अखबार निकाला था। अब तो बहुत अनुकूल परिस्थिति है। ऐसे में यदि मैं कुछ कर पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य समझूँ। आपने बुलाया, आपने मुझे सुना। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।